जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल वायसराय, उनका कार्यकाल और उनके समय की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी एनी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में यहाँ से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नर जनरल वायसराय और उनके समय की घटनाओं से। तो कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो या दे रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय उनकी कार्यकाल की बात करूं तो सबसे पहले मैं इतिहास देख लेता हूं। ठीक है, हुआ कहां से क्या है। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बना है और ये कब बना है, 1773 से लेके 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल केवल बने जाते थे और वहीं से पृष्ठभूमि निकल के आई है। हुआ क्या है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर के पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण किया, यानी शासन किया। और बंगाल का जो पहला गवर्नर बना वो बना रॉबर्ट क्लाइव। कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। फिर क्या हुआ कि 1773 में ही एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया अंग्रेजों ने और बंगाल के गवर्नर का पद का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया। ठीक है, याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट से। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था, याद रखना। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि भारत का गवर्नर जनरल कब से आए, तो 1833 से लेकर 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल इन लोगों को बोला जाता था। तो हुआ क्या कि 1833 में एक चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ जिससे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक समय आया 1858 के बाद और 47 तक, यानी जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, तो फिर इन्हीं बंगाल भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का जो ब्रिटिश ताज है सीधे ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया, यानी महारानी के नियंत्रण में। ठीक है, हुआ क्या, तो भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया इन लोगों ने और जिससे भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, और वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार नियुक्त करता था, यानी कि ब्रिटिश क्राउन को ही रिपोर्ट करते थे। और भारत का जो पहला वायसराय है, याद रखना, क्वेश्चन आता है, लॉर्ड कैनिन है। कौन है? लॉर्ड कैनिन। अब अपन आ जाते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल वायसराय उनसे संबंधित जो घटनाएं हुई उनके बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तरफ मैं लिखूंगा गवर्नर जनरल या वायसराय और दूसरी तरफ लिखूंगा शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन आया? वारेन हेस्टिंग। तो ये जो है 1773 से लेकर 1785 तक ये बना रहा और इसके बीच कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई इसके कार्यकाल में कुछ इस तरह हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया वारेन हेस्टिंग के समय। ईस्ट इंडिया एक्ट भी वारेन के समय आया 1784 में। और बस 1774 में रोहिला युद्ध हुआ इसी के समय। 1775 से 82 तक जो पहला मराठा युद्ध हुआ उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग ही था। बात करें आगे तो 1782 का सालाबाई का युद्ध जो हुआ उसमें भी वारेन हेस्टिंग ही गवर्नर जनरल था। यानी इसका जो सन है 1773 से 1785 है, तो उसके बीच जो भी घटनाएं हुई कौन था? यही था। 1780-84 के बीच जो दूसरा मैसूर युद्ध हुआ तब भी वारेन हेस्टिंग ही था। ठीक है, अब दूसरे की बात करूँ तो उनके बाद कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, जो 1786 से लेके 1793 तक था। और उसके समय महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो तीसरा मैसूर युद्ध जो हुआ 1790 से 92 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय श्रीरंगपट्टम की संधि भी हुई 1792 में। कॉर्नवालिस रोड बनाया 1793 में। और स्थायी बंदोबस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही लेके आया। क्वेश्चन बहुत पूछता है, स्थायी बंदोबस्त है तो कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉर्ड वेलेजली की। तो कॉर्नवालिस के बाद 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेजली था। और वेलेजली की सबसे फेमस है सहायक संधि। क्या? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की दीन है और 1798 में ये हुई है। ठीक है, चौथा मैसूर युद्ध भी लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ 1799 में। दूसरा मराठा युद्ध जो 1803 से 5 के बीच हुआ वो भी लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में ही हुआ। फिर आते हैं कौन? लॉर्ड मिंटो। कौन आते हैं? लॉर्ड मिंटो, जो 1807 से लेकर 1813 तक बने रहे और चरणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि जो हुई 1809 में, महाराजा रणजीत सिंह जो थे, तो उनका समय क्या था? लॉर्ड मिंटो का था। बात करूं अगला तो लॉर्ड होस्टिंग थे और लॉर्ड हेस्टिंग होगा। और ये जो हैं 1813 से लेके
1823 तक थे। और इनके बीच क्या हुआ, एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 में, और सुगौली की संधि जो है 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुई। ये हेस्टिंग नहीं, होर्डिंग होना चाहिए, एक सेकंड, हाँ होर्डिंग होना चाहिए, इसको थोड़ा क्लियर कर लेना, जहाँ तक है होर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं के समय क्या हुआ था, तीसरा मराठा युद्ध भी हुआ था, और महाराष्ट्र परिसंघ का विघटन हुआ। रैयतवाड़ी प्रशासन की व्यवस्था भी इन्हीं के समय हुई, होर्डिंग के समय, ठीक है, याद रखना, रैयतवाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कौन आया, अगला गवर्नर जनरल आया लॉर्ड एमहर्स्ट, यानी कि लॉर्ड एमहर्स्टर इसका नाम है, थोड़ा सा स्पेलिंग लिखने में गलत हो गया है। 1823 से 1828 तक इसका समय था, और इसके समय जो हुआ पहला बर्मा युद्ध हुआ 24 से 26 तक, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेटिक आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेटिक के समय एक काम हुआ है, सती प्रथा का उन्मूलन 1829, बहुत फेमस है इसके लिए। 1833 का चार्टर्ड एक्ट भी इसी के समय आया, और इसे यहाँ से क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था यहाँ से, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिक से। इसके पहले क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल बनते थे, ठीक है, याद रखना। फिर आया लॉर्ड ऑकलैंड, तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है 1836 से लेकर 42 तक था। इसके बीच पहला अफगान युद्ध हुआ है 1838 से 42 के बीच। फिर आया लॉर्ड हार्डिंग, जिसका समय क्या था 1844 से 1848 तक। लॉर्ड हार्डिंग के समय जो हुआ, यहाँ से भारत के गवर्नर जनरल बनने लगे थे लॉर्ड कैनिन से, लॉर्ड विलियम बेटिक से, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग के समय जो मेन चीज़ें हुई हैं ना, वो हुई है पहला आंग स्लिक युद्ध जो 1845 से 46 के बीच हुआ। फिर लाहौर की संधि 1846 में हुई। कलियाबोर हत्या के उन्मूलन के लिए लॉर्ड हार्डिंग को जाना जाता है, याद रखना, ठीक है, जबकि विलियम बेटिक को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए, ठीक है। अब बात करूँ लॉर्ड डलहौजी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी, तो इसका समय था 1848 से लेकर 1856 तक, और इसके समय बहुत सारी चीज़ें हुई जो इसको याद रखना है आपको। तो लॉर्ड डलहौजी के समय दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। निचले बर्मा का अधिग्रहण भी कर लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। बेबगत का सिद्धांत कौन दिया था, लॉर्ड डलहौजी। और बेबगत के सिद्धांत को ही क्या बोलते थे, हड़प नीति, हड़प नीति। हड़प नीति किसकी है, लॉर्ड डलहौजी की। इसकी अनुसार जिस राजा महाराजा के कोई पुत्र नहीं होते थे, उसको दत्तक पुत्र नहीं, उसके राज्य को डायरेक्ट ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रावधान था, ठीक है। इसके अलावा डलहौजी ने जो दिया है ना, 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेल लाइन डलहौजी की देन है, ठीक है, याद रखना। PWD की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी ने ही करवाई थी, ठीक है। इसके बाद आया लॉर्ड केनिन, और लॉर्ड केनिन के समय से भारत का वायसराय कहने लगा, और ये पहला भारत का वायसराय है, क्या है, भारत का पहला वायसराय, ठीक है, याद रखना। और लॉर्ड केनिन का समय कहाँ से कहाँ तक था, 56 से लेकर 1862 तक था। और इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन हुआ। और भारत शासन अधिनियम किसके शासनकाल में आया, लॉर्ड केनिन। इसका समय क्या था, 1856 से 62, ठीक है। ब्रिटिश काउंट का नियंत्रण भी हो गया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ये सब परिवर्तन हुए। भारत शासन जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, लॉर्ड केनिन के समय यह है, पहले भारत के वायसराय के समय। उसके बाद यहाँ लॉर्ड जॉन लॉरेंस आया, और ये 1864 से लेकर 1869 तक इसका शासनकाल था। और लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय भूटान युद्ध हुआ था 1865 में। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी, 1865 में, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय, ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं आगे कि लॉर्ड लिटन, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉर्ड लिटन का शासनकाल था 1876 से 1880 तक। इसके समय एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो लॉर्ड लिटन की देन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम भी 1878 में इसी का है, लॉर्ड लिटन का। दूसरा अफगान युद्ध भी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ। क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद या भारत की साम्राज्ञी का उपाधि धारण करने की जो ख्याति है, वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल से ही शुरू हुई है। तो ये फैक्ट याद रखना लॉर्ड लिटन का। फिर बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन। तो 1880 से लेकर 1884 तक इसका शासनकाल था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन, देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन था, देखो एक बार रिपीट कर लेता हूँ, तो भूल ना जाए, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था, एक सेकंड देख लेते हैं अपन। दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, इसलिए अपन उसको देखना चाहते हैं एक बार, ठीक है। किसका लाया था,
हाँ, लॉर्ड लिटन का लाया था। किसका लाया था? लॉर्ड लिटन का। लेकिन इसका निरसन किसने कर दिया? तो जब लॉर्ड रिपन आया तो लॉर्ड रिपन 1880-84 तक उसने निरसन कर दिया, वर्नाकुलर पैक्ट एक्ट का निरसन, और लिटन ने लाया था। पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? 1881 में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। इसके अलावा एक चीज़ और हुई इसके शासनकाल में, याद रखना। शिक्षा पर हंटर आयोग भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया। इल्बर्ट बिल भी किसके शासनकाल में आया? रिपन के शासनकाल में आया। और एक चीज़ और हुई थी 1882 में, पहली आधिकारिक जनगणना क्या हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब पहली वैसे जनगणना कहाँ हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, बात करूँ लॉर्ड डफरिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लॉर्ड डफरिंग का शासनकाल था 1884 से 88 के बीच। इनके समय तीसरा बर्मा युद्ध हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी, यानी बिमोश चंद्र बनर्जी, और ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही हुई थी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। तो लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 के बीच थे और इनका समय हुआ था कारखाना अधिनियम 95 आया था। भारतीय परिषद नियम 1892 पारित हुआ था। डूरंड आयोग का स्थापना हुआ था। याद रखना, डूरंड आयोग की स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1899 से 1805 तक आया लॉर्ड कर्जन। कौन आया? लॉर्ड कर्जन। इसने पुलिस आयोग की नियुक्ति की 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग की भी नियुक्ति किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी बनाया लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन के लिए इसको जाना जाता है, बंग भंग विभाजन 1905 में किसने कराया? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया। फिर आया लॉर्ड मिंटो दो, सेकंड। पहले भी मिंटो आ चुका है और दूसरा मिंटो है, सेकंड। 1905 से 1910 तक में आया। इसके समय स्वदेशी आंदोलन बहुत उग्र हुआ। ठीक है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई लॉर्ड मिंटो टू के शासनकाल में। और मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1909 में ही आया। कब आया? 1909 में। याद रखना, मार्ले मिंटो सुधार बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आया 1910 से 16 के बीच लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो इस समय क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया 1911 में। और जो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय ही क्या हुआ था? 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, 1911 में हिंदू महासभा की स्थापना भी हुई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, फिर आता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो 1916 से लेकर 1921 के बीच रहा है। और लखनऊ की संधि, चंपारण का सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। मार्टिन्यू अगस्त की घोषणा हुई। और भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्टिन्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं, ये पारित हुआ 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। रॉलेट एक्ट जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें हो गया था उसके बाद, तो 1919 की घटना है। और जलियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था, वो भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन भी इसी के समय आया था। ठीक है, अब बात करूं तो लॉर्ड रेनिंग आता है, जिसका समय 1921 से लेकर 26 तक है। चौरा चौरी घटना 1922 में होती है, जिसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना भी 1922 में इसी के समय होती है। कांकोरी डकैती भी लॉर्ड रेडिंग के समय होती है। फिर आता है लॉर्ड इरविन, जिसका शासनकाल है 1926 से 1931 तक। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1927 में होता है लॉर्ड इरविन के समय। हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग भी 1927 में लॉर्ड इरविन के समय ही आता है। बहुत सारी चीज़ें इसके समय होती हैं लॉर्ड इरविन के समय, क्योंकि इसका शासनकाल ही ऐसा है। क्या है शासनकाल इसका? 1926 से 31 तक। यानी कि नेहरू रिपोर्ट भी पारित की जाती है इरविन के समय। दीपावली घोषणा भी होती। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट 1931 में होता है। पूर्ण स्वराज संकल्प लाहौर अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन में? और इरविन उस समय था लॉर्ड। ठीक है, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 भी इरविन के समय हुआ। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करूँ तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 इरविन के समय हुआ। गांधी इरविन पैक्ट भी 1931 में इरविन के समय हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। 26 से 31 तक इरविन का शासनकाल था। फिर कौन आया? तो लॉर्ड विलिंगटन आया 31 से लेकर 36 तक, जो सांप्रदायिक अधिकरण किया। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है लॉर्ड विलिंगटन के समय हुआ, लेकिन पहला इरविन के समय। पूना पैक्ट समझौता भी 1932 में विलिंगटन के समय हुआ। भारत शासन अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट 1935 लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में आया। 1936 से लेकर 44 तक कौन था? लॉर्ड लिनिथगो था। और इसके समय द्वितीय विश्व युद्ध 1939 शुरू हो गया। मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कर दी थी और लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में।
मुस्लिम का जो है लाहौर संकल्प जो है मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग 1940 में लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में हुई। अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में है। भारतीय राष्ट्रीय सेना गठन भी लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में हुआ। इसके अलावा लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में 2 महत्वपूर्ण चीज़ आई। क्रिप्स मिशन 1942 में आया और भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त प्रस्ताव भी लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में आया। फिर आता है लॉर्ड बेवेल 1944 से जब तक भारत आज़ाद हुआ तब तक थे। तो सी राजगोपाली का CR फार्मूला इन्होंने लिया। सम्मेलन हुआ शिमला समझौता। और लॉर्ड बेवेल के समय जो है 1946 में कैबिनेट मिशन आया। प्रत्यक्ष करवादी दिवस भी 1946 में इसी के समय हुआ और ब्रिटिश शासन की समाप्ति भी लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में हो गई। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक आया, जो जून 3 प्लान दिया। रेड क्लिफ आयोग जो है लॉर्ड माउंटबेटन के समय हुआ, जिसमें भारत पाकिस्तान का क्या हो गया, रेखा बनी विभाजन की। और भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में हुई। फिर बात कर लेते हैं 1948 से 50 तक राजपारी सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आए, जो भारत के हैं और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय यही थे। और वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद समाप्त कर दिया गया और इस तरह से अपना देश स्वतंत्र हुआ और हमें आज़ादी मिली और इनका ब्रिटिश को शासन समाप्त हो गया। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।